आता भी बहुत हो चुकी है। अभी मैं छत पर हूँ और अभी मैं छत पर वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तो लग नहीं रहा कि कभी को डर लगेगा मुझे। रात के 12 बज चुके हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे यहाँ पर डर लगेगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा यहाँ पर भी देख सकता हूँ तो कहीं पर अभी डर नहीं लग रहा मुझे। आगे चल के क्या होगा तो मुझे नहीं पता। में अभी बहुत टाइम है, लेकिन जब तक के लिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बात तब की है जब मैं 9-10 साल का था। गर्मियों की छुट्टियां थीं। मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव में मौज मस्ती के अलावा कोई काम नहीं होता था। शहर में वो आजादी नहीं मिलती थी जो गांव में थी। गांव के पास एक तालाब था। एक दिन मैंने अपने भाई को, जो गांव में ही रहता था, वहां चलने के लिए कहा। उसने बताया कि उस तालाब में भूत रहता है, वहां जाएंगे तो मार पड़ेगी। मैंने कहा कि चुपके से जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगले दिन दोपहर में जब सब घर पर आराम कर रहे थे तो हम दोनों चुपके से निकल पढ़े। हमने मछली पकड़ने का सामान भी ले रखा था। तालाब में पहुंचकर हम मछली पकड़ने लगे। थोड़ी देर बाद मेरा भाई वहां से उठा और कहीं चला गया। मैं वहां अकेला रह गया। अचानक किसी ने मुझे जोर से पीछे से धक्का मारा। मैं तालाब में जा गिरा। तालाब ज्यादा गहरा नहीं था, मगर फिर भी मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था, जैसे कोई मुझे अंदर की तरफ डुबा रहा हो। मेरी सांस फूलने लगी थी। इतने में किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर खींच लिया। वह कोई और नहीं, मेरी भाई ही था। थोड़ी देर में जब मैं सामान्य हुआ तो मैंने पूछा कि तूने मुझे धक्का क्यों दिया। उसने कसम खा के कहा कि उसने धक्का नहीं दिया था। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। हम दोनों जल्दी से वहां से भाग गए और फिर दोबारा वहां नहीं गए। हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा बगीचा है, जिसको हमारे गांव वाले बड़की बारी नाम से पुकारते हैं। यह लगभग 12-15 एकड़ में फैला हुआ है। इस बगीचे में आम और महुआ के पेड़ों की अधिकता है। बहुत सारे पेड़ों के कट या गिर जाने के कारण आज यह बड़की बारी अपना पहले वाला अस्तित्व खो चुकी है। पर आज भी कमजोर दिल वाले व्यक्ति दोपहर या दिन डूबने के बाद इस बड़की बारी की ओर जाने की बात तो दूर, इसका नाम उनके जहन में आते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों? उस बड़की बारी में ऐसा क्या है? जी हां, तो आज से 30-32 साल पहले यह बड़की बारी बहुत ही घनी और भयावह हुआ करती थी। दोपहर के समय भी इस बड़की बारी में अंधेरा और भूतों का खौफ छाया रहता था। लोग आम तोड़ने या महुआ बीनने के लिए दल बांधकर ही इस बड़की बारी में जाया करते थे। हां, इक्के दुक्के हिम्मती लोग, जिन्हें हनुमान जी पर पूरा भरोसा हुआ करता था, वे कभी कभी अकेले भी जाते थे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि रात को भूत प्रेतों को यहां चिक्का कबड्डी खेलते हो। अगर कोई व्यक्ति भूला भटककर इस बारी के आसपास भी पहुंच गया तो ये भूत उसे भी पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करते थे और ना नुकुर करने पर जमकर धुनाई भी कर देते थे। और उस व्यक्ति को तब छोड़ते थे जब वह कबूल करता था कि वह भांग गांजा आदि उन लोगों को भेंट करेगा। तो आइए उस बगीचे की एक सच्ची घटना सुनाकर अपने रोंगटे खड़े कर लेता हूं। उस बगीचे में मेरे भी बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। एक बार हमारे दादाजी ने आम के मौसम में आमों की रखवारी का जिम्मा गांव के ही एक व्यक्ति को दे दी थी। लेकिन कहीं से दादाजी को पता चला कि वह रखवारही रात को 1-2 लोगों के साथ मिलकर आम तोड़ लेता है। एक दिन हमारे दादाजी ने धुक्का छिपकर सही और गलत का पता लगाना लगने की सोची। रात को खा पीकर एक लौर और बैटरी लेकर हमारे दादाजी उस भयानक और भूतों के साम्राज्य वाले बारी में पहुंचे। उनको कोने वाला पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दिखाई दिया। दादाजी को लगा कि यही वह व्यक्ति है जो आम तोड़ लेता है। दादाजी ने आव देखा ना ताव और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए लगे दौड़ने। वह व्यक्ति लगा भागने। दादाजी उसे दौड़ा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि आज तुमको पकड़कर ही रहूंगा, भाग, देखता हूं कि कितना भागता है। अचानक वह व्यक्ति उस बारी में ही स्थित एक बर के पेड़ के पास पहुंचकर भयंकर और विकराल रूप में आ गया। उसके अगल बगल में आग उठने लगी। अब तो हमारे दादाजी को ठकुआ मार गया। काट हो गए और बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। उनका शरीर कांपने लगा,
रोए खड़े हो गए और वे एकदम अवाक हो गए। अब उनकी हिम्मत जवाब देते जा रही थी और उनके पैर ना आगे जा रहे थे ना पीछे। लगभग 2-3 मिनट तक बेसुध खड़ा रहने के बाद थोड़ी सी हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो उनके शरीर से आग निकल रही थी। वे बहुत ही सहमे हुए थे। 3-4 दिन बिस्तर पर पड़े रहे, तब जाकर उनको आराम हुआ। उस साल हमारे दादाजी ने फिर अकेले उस बड़की बारी की ओर न जाने की कसम खा ली। इस बात को 8 साल हो चुके हैं। तब मेरी मामी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो उल्टी सीधी हरकतें करती थी और किसी को भी कुछ भी बोल देती थी। हमने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर हमारे ही किसी रिश्तेदार ने हमें बताया कि इन पर चुड़ैल का साया है और इन्हें बालाजी ले जाना पड़ेगा। घर वाले बिना देरी किए बालाजी के लिए रवाना हो गए। बालाजी पहुंचते ही मामी गाड़ी से उतर के दौड़ती हुई अंदर चली गई। बाकी घर वाले भी उनके पीछे पीछे चले गए। वहां जाकर पता चला कि मामाजी ने अपने बगीचे में एक पेड़ कटवाया था जिस पर चुड़ैल और उसके बच्चे रहते थे। अब वह उनका घर तोड़ने आई थी, मगर वहां थोड़ा समझाने पर वह मान गई। उसने अपने भूखे बच्चों के लिए दूध मांगा। मामा भागकर दूध ले आए और जैसे ही उसे दूध देना चाहा उसने मना कर दिया और कहा, मेरे बच्चे मीठा दूध पिएंगे। मामा ने सामने से जलेबी खरीदी और दूध में डाल दी। इसके बाद चुड़ैल ने जंगल में पेड़ लगाने को कहा और साथ ही साथ 4 साल तक रोज उसके नीचे दूध रखने को कहा। इसके बाद मामी ठीक होने लगी और सब वापस आ गए, पर वापस आते वक्त मामी फिर से कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। घर वाले बुरी तरह परेशान हो गए। पूछने पर पता चला कि अब ये किसी और भूत का साया है। उसने बताया कि मेरे मामा को कुछ साल पहले एक सपना आया करता था। सपने में उनसे एक आदमी पानी मांगा करता था। भूत ने बताया कि वो वही आदमी है। इसके बाद क्या हुआ, काफी पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं बताया, मगर मामी बिल्कुल ठीक थी जिसकी सबको तसल्ली थी। हम आपको ऐसी ही एक घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं जिसके पीछे क्या कारण है ये तो नहीं पता, लेकिन गांव के लोग इसे अपने पूर्वजों की आत्मा से जुड़ा राज मान रहे हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास एक छोटा सा गाँव है। इस गाँव की लगभग 5 एकड़ जमीन पूरी तरह खाली पड़ी है, लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि यह जमीन पिछले कई दशकों से खाली पड़ी है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ थे वह भी या तो गिर गए या फिर कटवा दिए गए। इस जमीन पर कहा जाता है 2 बड़ी बड़ी हांडियां घूमती रहती हैं। 2 हांडियां जिनका मुंह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वह इस जुड़े हुए मुंह के साथ पूरी जमीन का चक्कर लगाती हैं। जो भी उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश करता है उसे असफलता ही हाथ लगती है। वह किसी के हाथ नहीं आती और कहाँ छिप जाती है ये कोई नहीं जानता। अब आप सोच रहे होंगे कि या तो ये कहानी मनगढ़ंत है या तो इसके पीछे कोई गहरा राज है। जी हाँ, इन हांडियों के वहाँ विचरण करने के पीछे एक गहरा राज है और गांव वालों के अनुसार वह राज है धन दौलत। गांव वालों का कहना है कि एक विशिष्ट परिवार के छिपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए ही ये हांडियां उस जमीन पर घूमती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई वस्तु एक लंबे समय तक जमीन में गड़ी रहती है तो उसमें जान आ जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ इन हांडियों के साथ। पहले के जमाने में जब ना तो बैंक हुआ करते थे और ना ही कोई लॉकर, तो परिवार के लोग अपनी धन दौलत को जमीन में गाड़ देते थे। काफी समय तक जमीन में गड़े इस खजाने की जब किसी ने खोज खबर नहीं ली तो वह खजाना जीवित हो उठा और उस जमीन पर भ्रमण करने लगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद क्या किसी ने उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की? तो इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं कि कोशिश तो की, लेकिन वह हांडियां किसी के हाथ आने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं इन हांडियों में उस परिवार के पूर्वजों की आत्मा है और वह जिसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेंगे उसे ही वह खजाना सौंपेंगे, और अगर किसी ने जबरन उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश की तो इससे जान का खतरा भी हो सकता है। अभी तक उस परिवार की सभी पीढ़ियां इस खजाने को पाने के लिए हांडियों को काबू में करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन किसी को सफलता हासिल नहीं हुई है। मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो इससे जरा हटके है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था।
रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उससे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका है जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया, अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता, तेरी मौत। मैं भी एक बागेश्वर धाम का भक्त हूँ। यदि आप भी बागेश्वर धाम को सच्चे दिल से मानते हो तो सच्चे व्यक्ति किसी का दिल नहीं दुखाते। अब आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है किसी के वीडियो पसंद करने से? प्लीज कमेंट में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। इस घटना के बाद तो पंडित जी के पूरे परिवार के साथ ही साथ इनका पूरा गांव भी संशय में जीने लगा। एक दिन फिर क्या हुआ कि पंडित जी अपनी ही कोठरी में बैठकर अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे और इनकी पत्नी वहीं बैठकर रामायण पढ़ रही थीं। तभी इनकी पत्नी क्या देखती हैं कि पंडित जी की शरीर फूलती जा रही है और चेहरा भी क्रोध से लाल होता जा रहा है। अभी पंडित जी की पत्नी कुछ समझती तब तक पंडित जी अपने ही बेटे का सिर अपने मुंह में लेकर ऐसा लग रहा था कि जैसे चबा जाएंगे, पर इनकी पत्नी डरी नहीं और सभ्य भाषा में बच्चे को छोड़ने की विनती की। अचानक पंडित जी बच्चे का सिर मुंह से निकालकर शांत होने लगे और रोते बच्चे का सिर सहलाने लगे। इस घटना के बाद तो पंडित जी के घर वालों की चैन और नींद ही हराम हो गई। वे लोग पूजा पाठ करवाने के साथ ही साथ कई सारे डॉक्टरों से संपर्क भी किए, यहां तक कि उन्हें कई बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया गया, पर डॉक्टरों की कोई भी दवा काम नहीं की। और इधर 1-2 दिन पर पंडित जी कोई न कोई भयानक कार्य करके सबको सकते में डालते ही रहे। डॉक्टरों से दिखाने का सिलसिला लगभग 2 महीने तक चलता रहा, पर पंडित जी के हालत में सुधार नाम मात्र भी नहीं हुआ। हां, पर अब सबके समझ में एक बात आ गई थी, और वह यह कि जब भी पंडित जी की शरीर फूलने लगती थी और उनका चेहरा तमतमाने लगता था तो घर वाले उनकी पत्नी को बुला लाते थे और पंडित जी अपनी पत्नी को देखते ही शांत हो जाते थे। एक दिन पंडित जी की पत्नी पूजा कर रही थीं, तभी पंडित जी वहां आ गए और अपनी पत्नी से हंसकर पूछे कि तुम पूजा क्यों कर रही हो? पंडित जी की पत्नी ने कहा कि आप अच्छा हो जाए इसलिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ठहाका मारकर हंसने लगे और हंसते हंसते अचानक बोल पड़े कि कितना भी पूजा पाठ कर लो, पर मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो इसे इस लोक से भेजने के बाद ही। पंडित जी की यह बात सुनकर पंडित जी की पत्नी सहमी तो जरूर, पर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है? इस पर पंडित जी ने कहा कि मैं कौन हूं यह मैं नहीं जानता और इसने मेरा क्या बिगाड़ा है मैं यह भी नहीं बताऊंगा। पंडित जी की पत्नी ने जब यह बात अपने घर वालों को बताई तो पंडित जी के घर वालों ने उस जवाहर में जितने सोखा पंडित हैं उन सब से संपर्क करना शुरू किया। पहले तो कुछ सोखा पंडितों ने झाड़ फूंक किया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन पंडित जी के घर वालों ने पंडित जी को लेकर उसी जवार क्षेत्र के एक नामी सोखा के पास सोखा पहुंचे। बाबा कुछ मंत्र बुदबुदाए और पंडित जी की ओर देखते हुए बोले कि तुम चाहे कोई भी हो, पर तुम्हें इसे छोड़कर जाना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा।
जब सोखा बाबा ने भस्म करने की बात कही तो पंडित जी का चेहरा तमतमा उठा और वे वहीं उस सोखा को कपड़े की तरह पटक पटक कर लगे मारने। सोखा की सारी शेखी रफू चक्कर हो गई थी और वह गिड़गिड़ाने। फिर पंडित जी की पत्नी ने बीच बचाव किया और सोखा की जान बची। पंडित जी द्वारा सोखा के पिटाई की खबर आग की तरह पूरे जवार क्या कई जिलों में फैल गई। अब तो कोई सोखा या पंडित उस पंडित जी से मिलना तो दूर, उनका नाम सुनकर ही कांपने लगता था। इसी दौरान पंडित जी को लेकर एक देवी मां के स्थान पर पहुंचा गया, पर देवी मां जिस महिला के ऊपर वास्क कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं आज आपको ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सबसे डरावनी है। भूत प्रेतों की लीला भी अपरंपार होती है। कभी कभी ये बहुत ही सज्जनता से पेश आते हैं तो कभी कभी इनका उग्र रूप अच्छों की धोती गीली कर देता है। अब आगे होना क्या है, लेकिन उससे पहले हम पहले की कहानी बताएंगे। भूत प्रेतों में बहुत कम ऐसे होते हैं जो आसानी से काबू में आ जाए, नहीं तो अधिकतर सोखाओं पंडितों को पानी पिलाकर रख देते हैं, उनकी नानी की याद दिला देते हैं। यह कहानी एक ऐसी सत्य घटना की है जो आज तक कहीं पर नहीं हुई, लेकिन अभी मैं रात के समय में यहाँ पर हूँ और अभी रात के समय है और तो अभी 9 बजे है, तो 12 बजे के करीब मैं यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ। आज की कहानी एक ऐसे प्रेत की है जिसको कोई भी सोखा पंडित अपने काबू में नहीं कर पाए और ना ही वह प्रेत किसी देवी देवता से ही डरता था। क्या वह प्रेत ही था या कोई और? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक की कहानी के बारे में तो हमने भी सुना है, लेकिन इसके आगे क्या होना है इसका तो कोई अंदाजा नहीं। इस प्रेत को जानने की उत्कंठा अति तीव्र हो गई थी जब हमने पहली बार ही इसके बारे में सुना। दरअसल लोगों से पता चला कि इस प्रेत ने बहुत सा घिसरा कर मारा, और इतना ही नहीं, जब इसे किसी देवी या देवता के स्थान पर लेकर जाया गया तो इसने उस देवी या देवता की भी खुलकर खिल्ली उड़ाई और उन्हें चुनौती दे डाली कि पहले पहचान मैं कौन। और शायद इस कौन का उत्तर किसी के पास नहीं था, चाहे वह सोखा हो या किसी देवी या देवता का बहुत बड़ा भक्त या पुजारी। अभी से आप मत सोचिए कि यह कौन था जिसका पता बड़े बड़े सोखा और पंडित तक नहीं लगा पाए। क्या इस कहानी को पढ़ने के बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठेगा? इस रहस्यमयी प्रेत के पहचान मैं कौन पर से पर्दा उठेगा, और यह पर्दा शायद वह प्रेत ही उठाएगा, क्योंकि उससे अच्छा उसको कौन समझ सकता है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए और कहानी को आगे तो बढ़ने दीजिए। कहानी सुनने के बाद शायद आप भी भरोसा न करें इस कहानी पर। क्या यह हकीकत है? व्यासपीठ पर बैठे एक साधु की यह एक सच्ची घटना है। व्यासपीठ के ऊपर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए थे और कथा सुनकर दंग रह गए। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वे कहते हैं कि आओ हनुमान जी के दर्शन करें, और उनकी बाद में ही कथा शुरू की गई थी। जब कई बार साधुओं से यह बात हुई, कुछ दिनों से वैज्ञानिकों के मन में यह बात आ रही थी कि यह बात पूछो या ना पूछो, लेकिन एक दिन उन्होंने साधुओं से पूछा कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और घड़ी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो वे क्या कहते हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि जब भी राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही मिलते हैं। मैं भी एक बागेश्वर धाम का भक्त हूँ। यदि आप भी बागेश्वर धाम को सच्चे दिल से मानते हो तो सच्चे व्यक्ति किसी का दिल नहीं दुखाते। अब आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है किसी के वीडियो पसंद करने से? प्लीज कमेंट में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। अब वैज्ञानिक को तो प्रमाण मिलना चाहिए था, तो बोला ऐसी बात नहीं होगी, अगर हनुमान जी आपके यहां आए तो आपको प्रमाण मिल जाएगा। हम कैसे माने कि हनुमान जी यहां आए हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को प्रमाण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो मैं बंद कर देता हूं, या फिर आप यहां पर बंद कर सकते हैं। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहां पर मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि यहां हनुमान जी कथा सुनने के लिए आए। अगर ऐसा सच है तो आपको साबित करना चाहिए। इस प्रकार से दोनों के बीच काफी विवाद हुआ और वह साधु बन गए और उन्होंने कहा कि यह गद्दी तुम्हें आज घर ले जाना है
और कल वापस लाना है। गद्दी को मैं यहाँ पर रखूंगा और हनुमान जी को यहाँ पर बुलाऊंगा। उसके बाद यदि आप यह गड्डी उठा पाए तो इसका मतलब ये होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठाया तो इसका अर्थ ये होगा कि हनुमान जी आ गए। इस शर्त को लिटरेचर के लिए तैयार किया गया। व्यक्ति ने मेरी वीडियो पर कमेंट किया था, उन्होंने बताया कि माता नहीं होगी, माता ऐसा नहीं कर सकती कि किसी का घर बर्बाद कर दे। ये बात तो हम भी मानते हैं कि माता ऐसा नहीं कर सकती, पर सच कहूं तो ऐसा ही हुआ है। मां काली ने पूरा घर बर्बाद कर दिया। ये तो मैं भी मानता हूँ कि माता ऐसा नहीं करती है कि किसी का घर बर्बाद कर दे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने जो कमेंट किया कि माता नहीं होगी, माता ऐसा नहीं करती, ये तो सबको मालूम है, हमको भी मालूम है कि माता नहीं करती। और उन्होंने कहा है कि कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी और कौन होगा, माता नहीं होगी। तो हमें तो दरबार से पता चल गया है कि यहाँ पर एक कालका काली और भद्र काली है। ऐसा नहीं कि इस घर में भूत प्रेत है, इतना तो हमें मालूम है कि इस घर में 2 काली है, एक भद्रकाली और दूसरी कलका काली। लेकिन उसने जो किया बहुत बुरा किया हमारे साथ। उन्होंने ही ऐसा किया है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे दोनों माँ बाप चले गए हैं और यहाँ पर मैं अभी अकेला हूँ। इतना तो हम भी मानते हैं कि उसने जो किया बहुत बुरा किया। इस पीछे वाले कमरे में एक नीम का पेड़ था पहले, और अब वो नीम का पेड़ नहीं है, तो शायद उसी की वजह से हो रहा है जैसा। अब मान तो नहीं सकते, लेकिन जो पीछे नीम का पेड़ था जी, हमारे मम्मी पापा तो नहीं काटा है, पर वहाँ पर शायद मकान बन गया हमारा, उसी की वजह से हो। अब इसका तो कोई मालूम नहीं है हमें। इतना तो हमें भी पता है कि माता की पूजा तो हम सब कोई करता था। ऐसा नहीं कि हम माता को नहीं मानते थे। मेरे घर में दीवारों में भी 2-2, 3-3 मूर्तियां बनी हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम कितना मानते थे। लेकिन लोग कहते हैं ना, जितनी पूजा करो उतना ही कष्ट झेलने को मिलता है। बचपन से लेके आज तक हर दरबार में कभी कभी ये भी बताया गया है कि वहाँ पर आप स्थान बना दो। तो हमने सोचा पहले कि हमें स्थान तो यहाँ पर नहीं बन पाएगा क्योंकि प्लास्टर हो गया। तो हमने किसी दरबार में पूछा भी था कि हम हार में अपना स्थान बना देते हैं उनका। तो हमने बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर फिर हम वहाँ पर बन भी गया, लेकिन यहाँ से देवी वहाँ पर नहीं गई। ऐसा नहीं कि हमने उसका स्थान नहीं बनवाया है। हमने उसका स्थान अपने खेत में बनवाया था, लेकिन वह देवी घर कुछ दूरी तक तो गई और वापस लौट आई। फिर हमने घर में इसी जगह पर बनवाने की कोशिश की, लेकिन दरबारों में गए तो उन्होंने मना कर दिया, वहां कोई स्थान नहीं बनवाना है। अब हमें करें तो क्या करें? तो फिर हमने सोचा कि अब यहाँ पर जब स्थान यहीं पर बनाना पड़ेगा तो आगे चल के और झंझट होगी। तो हमने यहाँ पर बनाने की पहले हमने दरबार से पूछा गया था कि अब हमें यहाँ पर स्थान बनाना है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर स्थान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना छत तोड़ने की ज़रूरत है, ना स्थान बनाने की ज़रूरत है। तो भाई अब क्या होगा, जब यहाँ पर स्थान नहीं बना रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो क्या होगा? ना घर छोड़ रहे हैं, ना स्थान बनवा पा रहे हैं, तो क्या है ऐसी झंझट, किसी को मालूम नहीं चल पा रही है। व्यासपीठ पर बैठे एक साधु की यह एक सच्ची घटना है। व्यासपीठ के ऊपर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए थे और कथा सुनकर दंग रह गए। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वे कहते हैं कि आओ हनुमान जी के दर्शन करें, और उनकी बाद में ही कथा शुरू की गई थी। जब कई बार साधुओं से यह बात हुई, कुछ दिनों से वैज्ञानिकों के मन में यह बात आ रही थी कि यह बात पूछो या ना पूछो। लेकिन एक दिन उन्होंने साधुओं से पूछा कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और घड़ी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो वे क्या कहते हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि जब भी राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही मिलते हैं। मैं भी एक बागेश्वर धाम का भक्त हूँ। यदि आप भी बागेश्वर धाम को सच्चे दिल से मानते हो तो सच्चे व्यक्ति किसी का दिल नहीं दुखाते। अब आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है किसी के वीडियो पसंद करने से? प्लीज कमेंट में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। अब वैज्ञानिक को तो प्रमाण मिलना चाहिए था, तो बोला ऐसी बात नहीं होगी, अगर हनुमान जी आपके यहाँ आए तो आपको प्रमाण मिल जाएगा।
हम कैसे माने कि हनुमान जी यहाँ आए हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को प्रमाण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो मैं बंद कर देता हूं, या फिर आप यहां पर बंद कर सकते हैं। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहां पर मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि यहां हनुमान जी कथा सुनने के लिए आए। अगर ऐसा सच है तो आपको साबित करना चाहिए। इस प्रकार से दोनों के बीच काफी विवाद हुआ और वह साधु बन गए और उन्होंने कहा कि यह गद्दी तुम्हें आज घर ले जाना है और कल वापस लाना है। गद्दी को मैं यहां पर रखूंगा और हनुमान जी को यहां पर बुलाऊंगा। उसके बाद यदि आप यह गड्डी उठा पाए तो इसका मतलब यह होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठाया तो इसका अर्थ यह होगा कि हनुमान जी आ गए। इस शर्त को लिटरेचर के लिए तैयार किया गया।